आर्मेचर की कॉयल इन्हीं सेगमेंट के ऊपर आकर के सोल्डर की जाती है। तो चलिए आर्मेचर कॉयल बना लेते हैं। यहां पर एक आर्मेचर कॉयल बना दिया और यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। ये जो तीनों जॉइंट है इसी के ऊपर बना दिया हमने, तो आपको समझने में और हमें बनाने में फिगर इजी हो गया। देखिए यहां पर ये एक कॉइल में दो सिरे होंगे, एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा यहां जुड़ा हुआ है। इस कॉइल का एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है, एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है। इस कॉइल का एक सिरा यहां जुड़ा है, एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है। यहां से इधर की कॉइल का एक सिरा आके जुड़ा होगा, यहां पर इधर की कॉइल का सिरा आके जुड़ा होगा, वो दिखाया नहीं जा रहा है। इस कॉइल का नाम हमने दे दिया ए, इस कॉइल का नाम हो गया बी, इस कॉइल का नाम हो गया सी। तीन कॉइलें हो गई आपकी। इसके बाद प्रथम कंडीशन में देखिए ये ब्रश लोड से जुड़ा हुआ है तो धारा भी बह रही होगी। तो प्रथम कंडीशन में इस ब्रश को धारा मिल कहां से रही है, तो यह प्रथम कंडीशन में यह ब्रश केवल सेगमेंट S2 के संपर्क में है, इस सेगमेंट S2 के। तो सेगमेंट S2 पर आर्मेचर कॉइल के कौन कौन से सिरे आकर के लग रहे हैं। S2 पर आर्मेचर कॉइल B जुड़ा हुआ है और आर्मेचर कॉइल C जुड़ा हुआ है। B का एक सिरा जुड़ा है और C का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यानी कि विद्युत धारा उसको इस ब्रश को इस समय यानी कि प्रथम कंडीशन में कॉइल बी और कॉइल सी दोनों से विद्युत धारा मिल रही है। यह प्रथम कंडीशन में। अगली कंडीशन आ जाइए, इसमें यहां पर भी आप ऐसे ही कॉइल बना लीजिए। इसका एक सिरा यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, इसका एक सिरा यहां और यहां, इसका एक सिरा यहां और यहां, और ये दूसरे आगे के सेगमेंट से जुड़ा होगा और ये सिरा भी आगे के सेगमेंट से जुड़ा होगा। इस कॉइल का नाम हो गया हमारा ए, इस कॉइल का नाम हो गया बी और इस कॉइल का नाम हो गया सी। अब इस कंडीशन में ब्रश को तो धारा मिल ही रही होगी क्योंकि लोड से जुड़ा हुआ है तो धारा तो बहेगी ही। अब इस कंडीशन में ब्रश को धारा कहां से मिल रही है, कौन कौन से सेगमेंट से। सेगमेंट S1 से मिल रही है, S2 से मिल रही है, दोनों से मिल रही है। सेगमेंट S1 S2 कौन कौन से कॉइल से जुड़े हुए हैं। S1 जुड़ा हुआ है A, S2 जुड़ा है C और B और C दोनों से S1 S2 जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि B कॉइल हमारा हो गया 60 इस ब्रश की वजह से, यह ब्रश S1 S2 दोनों को टच कर गया। दोनों को टच करने का मतलब कॉइल B का एक सिरा S1 पे लगा था और दूसरा सिरा S2 पर लगा था। तो यह दोनों सिरा कॉइल B का यह दोनों सिरा ब्रश Q की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, ब्रश Q की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस कंडीशन में कॉइल B में से कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा क्योंकि ब्रश Q ने इसको शॉर्ट कर दिया B कॉइल को, कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 में कॉइल B से बाकी अभी दो कॉइलें और यहां जुड़ी हुई है S1 S2, कॉइल C का एक सिरा जुड़ा हुआ है और कॉइल A का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो धारा का प्रवाह इधर से होगा और इधर से होगा। कॉइल A के एक सिरे से यहां से करंट आएगी, ऐसे निकल जाएगी, कॉइल C के एक सिरे से करंट ऐसे आएगी नीचे को। ब्रश दो है, दोनों सेगमेंटों से धारा लेगा S1 S2 दोनों से धारा जाएगी और इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी B कॉइल में। C कॉइल पे आइए, C कॉइल कह रहा हूं, फिगर नंबर 3 पर आइए। कॉइल बन गया, जैसे ऊपर का फिगर बना है बस सेम ऐसे बना डालिए, कुछ नहीं करना है इसमें। ये आगे के सेगमेंट के लिए चला जाएगा, ये सिरा इधर के सेगमेंट के लिए चला जाएगा। अब ये हो गया हमारा कॉइल A, ये कॉइल B और ये कॉइल C, तीनों कॉइल हमारी बन गई। अब इसके बाद
इस कंडीशन में देखिए ब्रश Q हमारा केवल S1 के संपर्क में है, तो S1 से ही विद्युत धारा प्राप्त कर रहा होगा। अब S1 सेगमेंट पे कौन कौन से कॉइल जुड़ी है, ए कॉइल जुड़ी है, बी कॉइल जुड़ी है, ए का एक सिरा और बी का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यानी कि इस समय विद्युत धारा इधर से और इधर से ऐसे प्राप्त हो रही है। अब यही इतना बात आपको समझानी है। जब एक कम्यूटेटर, पूरी थ्योरी सुनिए, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करता है तो उस सेगमेंट से जुड़ी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह शॉर्ट सर्किट से पूर्व, शॉर्ट सर्किट के दौरान और शॉर्ट सर्किट के बाद उस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन, या उस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। अभी पूरी बात आपको समझ में आई नहीं होगी, हमने थ्योरी क्या बोली और कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए प्रथम कंडीशन में ब्रश को धारा कहां से मिली थी, बी के एक सिरे से सी के एक सिरे से, जब शॉर्ट नहीं था, ब्रश हमारा केवल एक सेगमेंट को स्पर्श कर रहा था, तो ब्रश क्यू को धारा मिल रही है कहां से, बी से यहां से मिल रही है और सी से यहां से मिल रही है। जैसे शॉर्ट सर्किट यहां आया सेकंड फिगर में, जैसे ही कम्यूटेटर थोड़ा आगे बढ़ा, ब्रश क्यू S1 S2 दोनों को शॉर्ट कर गया, उस कंडीशन में कॉइल बी मेरी शॉर्ट हो गई। जिस कॉइल में इसी बी से भी धारा बह रही थी, लेकिन अगले ही क्षण, क्योंकि ये सब बहुत तीव्र गति से होगा, अगले क्षण कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा, शून्य हो गया, क्योंकि शॉर्ट हो गई कॉइल बी ब्रश के माध्यम से। तुरंत अगले ही क्षण, इस सब प्रक्रिया में बोल रहा हूं बहुत तीव्र गति से होगी, कम्यूटेटर बहुत तीव्र गति से घूमता है, अगले ही क्षण ब्रश यहां आ जाएगा, तो S1 के केवल कांटेक्ट में आ जाएगा। S1 के कांटेक्ट में जैसे आएगा तो विद्युत धारा कौन कौन कॉइल से मिलने लगी उसको, ए और बी से, तो बी कॉइल यहां पर ब्रश को धारा बी कॉइल से मिल रही थी, यहां पर ब्रश को धारा बी कॉइल से नहीं मिल रही, बी कॉइल शॉर्ट हो गई है, बी कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो गया है। यहां पर ब्रश क्यू को विद्युत धारा बी कॉइल से मिलने लगी फिर, लेकिन यही बात समझने की एकदम अटेंशन रखिएगा, लेकिन ब्रश क्यू को विद्युत धारा मिलने तो लगी बी कॉइल से, बी और ए दोनों से मिलने लगी, तो बी में विद्युत धारा का प्रवाह शॉर्ट सर्किट के पूर्व देखिए क्या था, ऐसे था, माने ऐसे क्लॉकवाइज। यहां पर क्या हो गया, इस वाले तार से बहने ऐसे बहने लगी विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज। यही इतनी बात आपको यहां समझानी थी, जो मेन पॉइंट था। शॉर्ट सर्किट से पूर्व आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज है, देखिए इधर इसी कॉइल में, बी कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज है। शॉर्ट सर्किट के दौरान कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो गया, शॉर्ट सर्किट के बाद कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अर्थात जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करता है तो वह उन दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट कर देता है, जिसके कारण उनसे जुड़ी हुई कॉइल भी शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट से पूर्व, शॉर्ट सर्किट के दौरान और शॉर्ट सर्किट के बाद उन कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही कम्यूटेशन कहलाता है। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। शॉर्ट सर्किट से पूर्व कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज था, शॉर्ट सर्किट के दौरान कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह 0 हो गया, शॉर्ट सर्किट के बाद कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही आगे भी होगा, आगे की कॉइलों में भी यही प्रक्रिया होगी। एक कॉइल को मेन मान करके आपको समझाया गया है यहां पर। तब इससे प्रॉब्लम क्या है, अभी इस पॉइंट पर आइए। ये सब तो हो रहा है, कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ी देर पहले क्लॉकवाइज होता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है कॉइल में। लेकिन इन सबसे प्रॉब्लम क्या है, इन सबसे एक प्रॉब्लम होता है,
कॉइल बी में मतलब ये सब प्रक्रिया बहुत तेज होती है क्योंकि कम्यूटेटर तेजी से घूमता रहता है, तो फटाफट क्या होगा, कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज, फिर जीरो, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने से क्या होगा, क्लॉकवाइज जब इस कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इस कॉइल में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वह एक स्वभाव का बनेगा। मान लीजिए एक तरफ एन पोल है, दूसरी तरफ एस पोल है। जैसे ही जीरो होगा तो कॉइल बी में चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होगा कॉइल बी में धारा का प्रवाह, पोलरिटी चेंज हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, पोल चेंज हो जाएंगे, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉइल बी में क्या होगा, कॉइल बी में अल्टरनेटिंग टाइप मैग्नेट बन रहा है बार बार, यानी कि मैग्नेट एक बार बना कैसा, क्लॉकवाइज, अगले ही क्षण मैग्नेट जीरो, अगले ही क्षण इस कंडीशन में मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज। तीन तरह माने तीन कंडीशन बन गई ऐसे, एक बार क्लॉकवाइज मैग्नेट, एक बार जीरो, फिर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेट, अर्थात प्रत्यावर्ती चुंबक बन रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, कॉइल बी में सेल्फ इंडक्शन के कारण, यानी कि स्वप्रेरण के कारण। अब यहाँ स्वप्रेरण क्या है, अगर नहीं जानते हो तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर खिचड़ी हो जाएगा। कॉइल बी में स्वप्रेरण के कारण, बार बार प्रत्यावर्ती चुंबक की क्षेत्र बनने के कारण कॉइल बी में स्वप्रेरण के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र कॉइल बी में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण स्वप्रेरण होता है। स्वप्रेरण के कारण कॉइल बी में एक विद्युत वाहक बल और पैदा हो जाता है जो इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करेगा, जो उस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा स्वप्रेरण के कारण। स्वप्रेरण का मतलब बार बार चुंबकीय क्षेत्र बन रहा, खत्म हो रहा, बन रहा, खत्म हो रहा। तो ये कॉइल भी अपने ही चुंबकीय क्षेत्र अपने ही द्वारा पैदा की गई अपने ही द्वारा पैदा किए गए फ्लक्स को काट रही है, जिसके कारण अब कोई भी कॉइल अगर फ्लक्स काटेगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा हो ही जाएगा, विद्युत वाहक बल तो पैदा हो ही जाएगा। तो कॉइल भी अपने ही द्वारा पैदा किए गए प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को अपनी जगह पर स्थिर होते हुए काट रही है, अर्थात स्वप्रेरण के कारण। कॉइल बी में स्वप्रेरण के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र और पैदा हो जाएगा, जो कि इसमें से हो रहे विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी कि कभी विद्युत धारा का प्रवाह इधर, फिर भी जीरो, फिर कभी इधर, तो इस प्रवाह परिवर्तन का विरोध करेगा। जो स्वप्रेरण के कारण जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वह इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके कारण ब्रशों पर, अब यह मेन पॉइंट बता रहा हूं, जिसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग हो जाती है, जिसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग हो जाती है। ब्रश क्या होगा, ब्रश जैसे यहां है नॉर्मल कंडीशन में शॉर्ट नहीं है, यहां पर शॉर्ट हो गया तो कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो गया। तो जैसे ही ब्रश कूद के S1 पे आएगा तो क्या होगा, यहां पर इस दौरान कॉइल बी में क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण के कारण एक विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, जो कि इस कॉइल में थोड़ी देर पहले विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे था उस कंडीशन में, अब यहां पर जीरो हो गया है। फिर इस कंडीशन में कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो क्या करेगा, स्वप्रेरण के कारण जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वह विद्युत वाहक बल इस कॉइल में विद्युत धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके कारण जैसे ही ब्रश Q S2 से कूद के केवल S1 पे पहुंचेगा, यानी कि आगे बढ़ेगा और ब्रश Q केवल S1 पे पहुंचेगा तो यहां से थोड़ी सी स्पार्किंग आ जाएगी, यहां पर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्पार्किंग आ जाएगी। यहां पर ब्रश जैसे आएगा ब्रश के साथ ही ऐसे थोड़ी सी स्पार्किंग आ जाएगी। तो यही दोष जो है हमारा कम्यूटेशन कहलाता है। स्पार्किंग क्या है, स्पार्किंग क्यों आती है, ये सब चीजें हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। बस आप ये जान लीजिए पूरा मोटी मोटी बात कि जब एक ब्रश दो सेगमेंट को स्पर्श करता है, दो और कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो उनसे जुड़ी हुई कॉइलें आपस में, तो उन सेगमेंट से जुड़ी हुई कॉइलें आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। तो शॉर्ट सर्किट से पूर्व
शॉर्ट सर्किट के दौरान और शॉर्ट सर्किट के बाद उन कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। इसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग जनरेट हो जाती है। यह दोष ही कम्यूटेशन कहलाता है। आप देखे होंगे ड्रिल मशीन चलता है या डीसी मोटर चल तो जल्दी देखे नहीं होंगे, लेकिन ड्रिल मशीन जरूर देखे होंगे। तो ड्रिल मशीन जब चलता है तो देखिए एकदम आपको चिंगारी दिखती होगी कम्यूटेटर के पास, तो वह इसी कम्यूटेशन की वजह से होता है। तो कम्यूटेशन लगभग हमने आपको पूरा थ्योरेटिकल में समझा दिया क्या होता है। अब एक दो बातें और बची हुई हैं बताने के लिए। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ कम्यूटेशन, एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन। थ्योरी अभी हम आपको इसका लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ कम्यूटेशन और एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन का मतलब आर्मेचर कॉइल में विद्युत आर्मेचर कॉइल में, जब ध्यान दीजिएगा जहां शॉर्ट हुआ था, आर्मेचर कॉइल सेगमेंट पे जब शॉर्ट हुई थी, तो आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन यदि तीव्रता से होता है तो स्पार्किंग भी तीव्रता से होती है। और आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन यदि धीरे धीरे होता है तो स्पार्किंग कम होती है। तो रफ कम्यूटेशन क्या होता है, आर्मेचर कॉइल में जब विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन तीव्रता से होता है तो वह रफ कम्यूटेशन कहलाता है। और आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन जब धीरे धीरे होता है तो वह स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में बदला जा सकता है, ये पॉइंट नोटेबल है, ध्यान से सुनिएगा। कम्यूटेशन को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, स्पार्किंग होगी, लेकिन रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित किया जा सकता है। स्मूथ कम्यूटेशन को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसका निवारण क्या होगा, रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, वो आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इसका डिटेल में थ्योरी कुछ पॉइंट नोट कर दे रहा हूं और वो सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम जो है इसको नोट कर देते हैं। तो यह देखिए हमने आपके सामने स्क्रीन पर कम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा नोट लिख दिया है। कम्यूटेशन क्या है, स्मूथ कम्यूटेशन क्या है, रफ कम्यूटेशन क्या है, और नीचे नोट लिखा हूं कम्यूटेशन को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित करके स्पार्किंग को कम कर सकते हैं, बस। इसके बाद कम्यूटेशन प्रोसेस को कैसे कैसे हमने जो फिगर बना करके आपको समझाया था वह भी नोट कर देता हूं, उसको भी नोट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इसको नोट करता हूं। तो चलिए ठीक है, इसको अब हम मिटाते हैं और कम्यूटेशन प्रक्रिया का पूरा वर्णन लिखते हैं।
डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन का पूर्ण वर्णन हमने आपके सामने लिख दिया है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तीसरा स्टेप लिखना बाकी है, जगह कम है इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका जो है तीसरा कंडीशन जो होगा शॉर्ट सर्किट के बाद, वो वाला कंडीशन मैं नोट कर देता हूँ। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं शॉर्ट सर्किट के बाद। तो इस पॉइंट को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्ट सर्किट के बाद की स्थिति का डिटेल्स हमने दिया है। आफ्टर शॉर्ट सर्किट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें हमने नीचे नोट भी लिखा है। नोट में है स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थैतिकी प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसके बारे में भी आपको समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। जब ये पॉइंट तो आपका समाप्त हो गया, कम्यूटेशन पूर्णतः समाप्त हो गया। कम्यूटेशन क्या है क्लियर हो गया आपको। ब्रशों पर स्पार्किंग होती है, इसकी वजह से रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित कर सकते हैं। कम्यूटेशन को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब रफ हमको अगले क्लास में आपको बताना है कि रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में कैसे परिवर्तित करेंगे, और कम्यूटेशन से क्या हानियां हैं, क्या नुकसान है, वो सब चीजें अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बताना है। स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थैतिकी प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। आर्मेचर कॉइल में हमने आपको दिखाया था, कॉइल बी में शॉर्ट सर्किट से पूर्व विद्युत धारा प्रवाह की दिशा क्लॉकवाइज थी। शॉर्ट सर्किट के दौरान कॉइल बी में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो गया था। कॉइल बी में शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जा रही है। तो क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से कॉइल बी में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र कभी क्लॉकवाइज बना, फिर उसके बाद जीरो, फिर एंटी क्लॉकवाइज बना। तो यह जो है अल्टरनेटिंग टाइप का मैग्नेट बन रहा है, जिसके कारण कॉइल बी अपने ही द्वारा पैदा की गई बल रेखाओं को अपनी जगह पर स्थिर होते हुए काट रही है, जिसके कारण कॉइल बी में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। उस विद्युत वाहक बल को स्थैतिकी प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे तो लिखेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दूं कि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पीछे की क्लास में खैर बताया हूं, लेकिन अब याद है आपको कि नहीं याद है क्या पता।
दो पॉइंट होते हैं। ईएमएफ दो तरह से जनरेट किया जा सकता है। एक को हम लिखेंगे गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। दूसरा इस लिख सकते हैं हम स्थित जन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्थित जन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में बात करेंगे तो गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लिखेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। DYNAMICALLY डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरा आपका है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्थित जन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब दोनों में क्या डिफरेंस है? डायनामिकली में क्या होता है, गति कराना पड़ता है। जैसे जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जनरेटर में क्या होता है कि यह फील्ड होता है, यहाँ पर फील्ड पोल होते हैं और बीच में आर्मेचर होता है। तो यह आर्मेचर घूमता है, गति करता है और गति करके इस फील्ड के फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो इस तरह से मूवमेंट करने से, कंडक्टर के मूवमेंट करने से या फिर चुंबकीय क्षेत्र के मूवमेंट करने से, यहाँ पर दो तरह से विद्युत वाहक बल पैदा हो सकता है। अभी तो हम आर्मेचर घुमा रहे हैं, आर्मेचर घूम रहा है, फील्ड की बल रेखाओं को काट रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, फील्ड को घुमा दीजिए और आर्मेचर को फिक्स कर दीजिए, तब भी विद्युत वाहक बल पैदा होगा। जैसा मन करे वैसा करिए। कुल मिला के कंडक्टर द्वारा फ्लक्स कटना चाहिए। तो मूवमेंट आर्मेचर के मूवमेंट से या फिर मैग्नेट के मूवमेंट से, चुंबकीय क्षेत्र के मूवमेंट से अगर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है तो वह गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। और स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल में कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में जैसे होता है कि यह प्राइमरी कॉइल होती है, बीच में कोर होता है और यह सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल में आप एसी सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी कॉइल में अपने आप जो है क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जबकि ये जुड़ी नहीं होती है इससे। तो यह कॉइल इसके फ्लक्स को अपनी जगह पर स्थिर होते हुए काटती है। तो इसलिए इसमें कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं, कोई बाइंडिंग, कोई कॉइल रन नहीं कर रही है। तो इसलिए इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर की, यह स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसको और डिटेल में हम ट्रांसफार्मर चैप्टर में समझाएंगे। तो चलिए आज की क्लास का समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। कम्यूटेशन के कारण क्या हानियां होती हैं और रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन